हाय। वेलकम ऑन गैलेक्सी एकेडमी। आप लोगों को गैलेक्सी एकेडमी में स्वागत है। इस एकेडमी में आप लोगों को हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको इस एकेडमी से लाभ जरूर मिलेगा। चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न प्रस्तुत हो चुका है। पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में क़यामत का वर्णन है। तो इसमें से ए अखरावट, बी पद्मावत, सी आखिरी कलाम, डी मधुमालती। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। सॉरी। थोड़ा मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है। चलिए ठीक है ना। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रेमचंद प्रेत राष्ट्रिक कहानी के पात्र हैं। ए नंबर सुबोध चंद्र और मदारी लाल, बी गंगिया मैकू, सी करुणा और मैकू, डी श्यामा और धर्मदास। इसमें से बताइए कौन सा होगा। इसमें हमारा उत्तर होगा ए नंबर। अरे ये फिर से बॉल्ड नहीं रहा। चलिए 3 नंबर, इसी से भी काम चलाते हैं। 3 नंबर करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं। ए जिंदगी नामा, बी सूरजमुखी अंधेरे के, सी डार से बिछड़ी, डी यारों के यार। क्या आपको पता है कि इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, ये किसके उपन्यास है? ये किसी एक ही इंसान के उपन्यास है। ये सारे, ये चारों उपन्यास कृष्णा सोबती के हैं। और अब आप लोग बता सकते हैं कि इसमें से ये जो दो पात्र हैं, ये किस उपन्यास से है, करम बीबी और सरफराज। ए नंबर। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। ए नंबर आवारा मसीहा, 2 नंबर महाभोज, 3 नंबर तमस, 4 नंबर झूठा सच। आवारा मसीहा बता सकते हैं किसका है? हम लोग इसके साथ साथ अपने और भी कई सारे प्रश्नों को करते चले जाएंगे। सिर्फ जो प्रश्न दिए हुए हैं वो नहीं करना है, इसके अलावा हमें अपने ऑप्शन से भी प्रश्न निकाल करके करते चले जाना है। इससे हमारा बहुत अच्छा मतलब तैयारी होगा। आवारा मसीहा किसका है? बी नंबर में महाभोज किसका है, सी तमस किसका है, डी झूठा सच किसका है। आवारा मसीहा। बोलिए बोलिए।
चलिए आप लोग कमेंट में इसका उत्तर देंगे। आवारा मसीहा, ये आपके आवारा मसीहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेट जेआरएफ को लेकर। ये उपन्यास महाभोज मनु भंडारी जी का है, तमस भीष्म साहनी जी का है, और झूठा सच आप लोगों तो जानते ही होंगे, बहुत ही चर्चित उपन्यास है, यशपाल जी का है। बताइए किसका है ये? इसमें से सांप्रदायिक विद्वेष विभाजन की त्रासदी पे ये उपन्यास किसके हैं? इसमें आपका 3 नंबर और 4 नंबर, जैसे कि सी और डी ऑप्शन में दिए हुए हैं। स्क्रीन पे आपको सी और डी दिख रहे होंगे, तो सी और डी हमारा कहाँ है? डी नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर डी नंबर में 3 और 4 हमारे आ रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा? हमारा स्क्रीन इस वक्त कुछ काम नहीं कर रहा। चलिए इसको डी नंबर आप लोग मान के चलेंगे। 5वां नंबर प्रश्न, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 नंबर संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ, मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। कितना सुंदर ये पंक्ति है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। 3 नंबर में महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। 4 नंबर एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवत और लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। वाह, ये चारों ही पंक्ति बड़े ही सुंदर है। चलिए अब हम लोग इसमें विकल्प देखते हैं, क्या हमारा विकल्प है। नीचे दिए गए विकल्पों को चुनते हैं, तो इसमें हमारा 2 और 3 सही होगा। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। और 3 नंबर पे महत्वाकांक्षा के मोती निष्ठुरता की स्थिति में ही रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग का इसमें उत्तर हो जाएगा बी नंबर। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसे भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। प्रश्न ठीक से दिखेंगे आप लोगों को। चलिए 6 नंबर में हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मैत्रेय का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। सी नंबर कॉलरिज के अनुसार, यहाँ जाओगा आप लोग थोड़ा सा इसे संशोधित कर लेंगे, जाओगा मैं यहाँ लिख देती हूँ। बहुत शानदार राइटिंग हो रहा है, सॉरी। 1 मिनट, मैं फिर से इसे ट्राई करती हूँ लिखने की। ये क्या हो रहा है? वो क्यों नहीं रहा ये? चलिए हम दूसरी जगह पे लिखते हैं। मुझसे नहीं हो रहा है ये, बहुत ही गंदा लिख रही हूँ मैं।
हाँ हुआ ये थोड़ा। चलिए। चलिए फाइनली मैं इससे कामयाब हो गई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कॉलरिज। माफ कीजिएगा, ये एक्चुअली मेरा पहला क्लास है। उम्मीद करती हूँ मेरे क्लास के साथ साथ मेरे ये इस पे राइटिंग भी बेहतर होती चली जाएगी। चलिए हम लोग कहाँ थे? कॉलरिज को हम लोग संशोधित कर रहे थे। सी नंबर हम लोगों का। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही और उसके बाहर नहीं। डी नंबर में कल्पना के कॉलरिज केवल सृजन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ए, बी, सी और डी, कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा सी नंबर। चलिए सी नंबर को हम लोग टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमारा 7 नंबर में है। नीचे दिए गए नी सॉरी सॉरी नीचे दो कथन दिए गए हैं। ये थोड़ा रीजन असर्शन से प्रश्न है। स्थापना में हम लोग देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्यवृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। और हमारा दूसरा तर्क, इसलिए इसका पूर्व स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उपयुक्त कथनों में आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ए नंबर में ए सही दो गलत, बी नंबर में एक गलत दो सही, सी नंबर में एक और दो गलत यानी दोनों ही गलत, और जो डी नंबर में दोनों ही सही। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोनों ही सही है। ठीक है, इसका उत्तर होगा डी नंबर। क्या हो रहा है ये? चलिए 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? 1 नंबर झरना, 2 नंबर पथिक, 3 नंबर मिलन, 4 नंबर रश्मि। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए एक और दो, बी तीन और चार, सी दो और तीन, डी चार और दो। इसमें कौन सा उत्तर सही सही होगा? तो इसमें सही उत्तर होगा छायावादी रचना नहीं है इसमें से, आपका 2 और 3 होगा, पथिक और मिलन। सी नंबर। 9 नंबर में है लाला ब्रजकिशोर और मुंशी से चुन्नी लाल निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास के पात्र हैं? कौन से उपन्यास के पात्र हैं? ए भाग्यवती, बी रहस्य कथा, सी नूतन ब्रह्मचारी और डी परीक्षा गुरु। आप लोगों को ये इसमें से इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में एनटीए नेट जेआरएफ ने इस सिलेबस को इसमें डाला है। तो इसका उत्तर होगा डी नंबर, परीक्षा गुरु। सॉरी, मैंने क्या कर रही हूँ। चलिए
बी नंबर नहीं समझेंगे आप लोग, डी नंबर है। हम्म, बहुत ही गंदा हो रहा है ये। डी नंबर ठीक है। चलिए अपना काम चलाते हैं। 10 नंबर हमारा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। द्विवेदी योगिन इन कविता की विशेषताएं हैं। 1 नंबर श्रृंगार प्रियता, 2 नंबर इतिवृत्तात्मकता, 3 नंबर लाक्षणिकता, 4 नंबर प्रबंधात्मकता। इस प्रश्न को सही से देखिएगा। इसमें इसकी विशेषताएं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कि इसमें कौन सी इसमें विशेषताएं नहीं है, इसमें विशेषताएं हैं। मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। प्रश्न आता हुआ, प्रश्न का उत्तर आता हुआ, सही उत्तर आता हुआ, उसके बावजूद वो गलत लगा कर आते हैं। इसका कारण है, कहीं कई बार उन्हें लगता है यहाँ नहीं पूछा है, यही पूछा है। इसलिए प्रश्न को ठीक ढंग से एकदम तसल्ली के साथ उसे पहले देख ले, समझ लें, उसके बाद उत्तर आप लगाएं। तो इसका उत्तर कौन सा है? द्विवेदी योगिन की विशेषताएं हैं। तो इसमें विशेषताएं उसमें है कौन कौन? 2 और 4, इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। तो हमारा उत्तर होगा इसका डी नंबर। ग्यारह नंबर दोनों। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आ गया। वही रीजन एसर्शन का, दोनों ही क्वेश्चन सेम हो चुका है। कृष्ण भक्ति काव्यवृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन और तर्क में है इसका, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्जवल रस में होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। इसका उत्तर होगा, आप लोगों को पता ही, अभी 2 क्वेश्चन पहले कर जा चुके हैं, डी नंबर 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। बारह नंबर 12 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ भी गए। यहाँ यशपाल जी के पर्दा कहानी के पात्र कौन है? 1 नंबर हरगोविंद, 2 नंबर बदबर अली खान, और 3 नंबर चौधरी पीर बख्श, 3 नंबर शेख जुम्मन। नीचे दिए हुए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। ए नंबर 1 और 2, बी नंबर 2 और 3, सी नंबर 3 और 4, डी नंबर 1 और 4। इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा 2 और 3, बी नंबर। चलिए हम लोग लगा लेते हैं इसका उत्तर। 2 और 3, बी नंबर। 13 नंबर। अगेन रीजन एसर्शन से आया, लेकिन इस बार कोई प्रश्न हमारा चेंज है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। स्थापना काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं, सामान्य जन ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तर्क में 2 नंबर अब हम लोग आते हैं। काव्य, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में सही उत्तर चुने। ए नंबर 1 सही और 2 गलत, बी नंबर 1 गलत और 2 सही, सी नंबर 1 और दोनों सही, डी नंबर 1 और 2 दोनों गलत। इसमें कौन से सही होंगे? इसमें 1 गलत और 2 सही होंगे, यानी हमारा स्थापना जो है वो गलत और तर्क जो है हमारा सही होगा। तो इसका उत्तर बी नंबर। 14 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा निबंध की तात्विक विशेषताएं नहीं है? ए नंबर अवंती, बी नंबर विचारात्मकता, सी नंबर संवादात्मकता, डी नंबर आत्मव्यंजकता। इसका उत्तर होगा, आपका सही जवाब होगा सी नंबर संवादात्मकता, संवादात्मकता, सॉरी। पंद्रह नंबर, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। एक नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी, दो नंबर नलिन विलोचन शर्मा, तीन नंबर रामविलास शर्मा, चार नंबर नंदुलारे वाजपेयी। तो इसको आप अरेंज करिए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, रामविलास शर्मा का हुआ कब, और नंदुलारे वाजपेयी का हुआ कब? तो इसमें सबसे पहले आते हैं एक नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जिनका जन्म, चलिए हम एक नंबर पे लिखते हैं, इसका सन बता देते हैं क्योंकि कई बार सन पूछ लेता है, सॉरी। नहीं समझ में आया ना? 81899, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। नलिन विलोचन शर्मा जी का ये जन्म है, क्या हो रहा है ये, नलिन विलोचन शर्मा जी 1916। बहुत भयंकर लिख रहे हैं। तीन नंबर हमारा रामदास शर्मा जी का जन्म होता है, क्या हो रहा है ये, 1912। नंदुलारे वाजपेयी चौथा नंबर हमारा आता है 1906। आप लोग, यहाँ मैं लिख रही हूँ जरूर, पर मेरे बोली को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं जितना गंदा लिख रही हूँ आप लोग समझ भी पाएंगे। चलिए ये तो थोड़ा ठीक लिखे, लेकिन ये 1906 जो लिखे हैं, ये नंदुलारे वाजपेयी जी का जन्म है, जन्म तिथि, जन्म सन है मतलब। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी का 1899, 1899। और आपका नलिन विलोचन शर्मा जी का है 1916, 1916। रामविलास शर्मा जी का 1912 यानी 1912। तो आपका सही उत्तर होगा, इसमें विकल्प सही होगा ए नंबर। इसको सबसे पहले हम सबको इरेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा ये। ए नंबर 1432, 1899। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का 4 नंबर में नंदुलारे वाजपेयी आते हैं, जिनका जन्म 1906 में हुआ। और तीसरे नंबर पे रामविलास शर्मा जी है जो 1912 में जन्म लेते हैं। और फिर नरेंद्र विलोचन शर्मा दूसरे नंबर वाले जो 1916 में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर, 16 नंबर हमारा प्रश्न है, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एक नंबर, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट,
2 नंबर मनुष्य का आदिम प्रवृत्तियों की तलाश। 3 नंबर परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन। 4 नंबर मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए नंबर 1 और 4, बी नंबर 1 और 3, सी नंबर 1 और 2, सी नंबर 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 4। दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट और मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, ये 1 और 4 जो हैं ये पुनर्जागरण से संबंधित के कथन सत्य हैं। तो हम इसमें लगा लेते हैं इसका ए उत्तर। चलिए, हो गया। अब हम लोग आते हैं 17वें नंबर पर। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। 1 नंबर हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यही सारे भारत का एक माध्यम है। 2 नंबर में 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। 3 नंबर में हमारा आता है भारत सरकार का के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। चौथा नंबर उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, कौन कौन सा होगा, कौन कौन से सुझाव आए हैं राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार? 1, 2, 4, जिसमें हमारा उत्तर होगा बी नंबर 1, 2, 4। 18 नंबर हमारा प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य से साहित्य इतिहासकार सुझाया है? तो इसमें उत्तर कौन सा होगा, हम लोग पहले इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए नंबर अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, 2 नंबर रामचंद्र शुक्ल, 3 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 नंबर गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ए नंबर अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। हम लोग इसको टिक कर लेते हैं। ए नंबर अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। 19 नंबर पे आते हैं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? तो इसमें 1 नंबर है दूसरी तरफ, बी नंबर है लाल पसीना, सी नंबर है 7 नदियां एक समुद्र, डी नंबर वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर 7 नदियां एक समुद्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 नदियां एक समुद्र, सी नंबर। चलिए, अब हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? ए नंबर पोर्चुगीज, बी नंबर अरबी, सी नंबर तुर्की, डी नंबर हिंदी। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? बी नंबर अरबी। हम इसको सही टिक कर लेते हैं। बी नंबर हमारा होगा इसका उत्तर। आप लोग सी ना समझेंगे। क्या हो रहा है ये? सॉरी। बी नंबर आप लोग मान के चलेंगे। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लास मेरा अच्छा लगा होगा। हाँ,
मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करती हूँ कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी आई हैं, और समय के साथ मुझे लगता है ये त्रुटियां भी बंद हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इंसान धीरे धीरे ही सीखता है, और मैं भी सीख ही लूँगी। आप लोग मुझे बस सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। थैंक यू। माय ऑल व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ मेरा ये क्लास सफल हो। मैं जिस मकसद से कर रही हूँ, बस मेरा मकसद यही है कि इस प्लेटफॉर्म पे आने का, ये प्लेटफॉर्म बनाने का खास मेरा ये मकसद है। जो मोटी मोटी फीस लगती है ये नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए मोटी मोटी फीस लगती है, ये हर कोई दे पाने में सक्षम नहीं होता है, हो पाता है। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं अपना छोटा सा मैं इसमें अपना योगदान डालूं, उन बच्चों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, और वो अपने अपने मतलब फ्यूचर की तरफ बढ़ें। उन्हें जो भी प्राप्त करना है, क्योंकि प्रोफेसर बनने का पहला चरण ये है। अगर जब तक इस नेट जेआरएफ को क्वालिफाई कोई नहीं कर लेता, तब तक उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता प्रोफेसर बनने का। और मैं चाहती हूँ उन सारे बच्चों का ख्वाब पूरा हो जिसने देखा हो और वो भी मोटी फीस नहीं दे पा रहा हो, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर करवाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।